Hello everyone. Today we will discuss about class 9th chapter political science chapter 4 that is electoral politics चुनावी राजनीति। इसमें हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, चुनावों के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें चुनाव क्यों चाहिए। जैसे कि हमने अपने पिछले चैप्टर्स में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जितनी भी हमारी लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनको चलाने के लिए चुनाव बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इलेक्शन तो रिक्वायर है ही हैं। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। कोई भी जो एक लोकतांत्रिक देश है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ आपको इलेक्शन जो है, चुनाव जो है वो ज़रूरी करवाने होते हैं। इनके बिना जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो अच्छी तरह से नहीं चल सकता। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लगभग 100 से ज़्यादा देश आज विश्व भर में ऐसे हैं जहां पर इलेक्शन करवाए जाते हैं और वो चुनावों के जरिए अपने प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम वट एवर दे वॉन्ट इज कॉल्ड एन इलेक्शंस। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है, एक विशेष अंतराल के बाद। यानी ये चुनाव बार बार करवाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार चुनाव करवाए और फाइनली बस वो ऑलवेज, हमेशा के लिए वो प्रतिनिधि जो है हमारे बन गए, ऐसा नहीं है। कुछ इसमें बीच में टाइम पीरियड होता है। जैसे हमारे देश में ये टाइम पीरियड कितने साल का है? 5 ईयर्स, 5 साल का है। हर 5 साल बाद हमारे देश में लोकसभा चुनाव होते हैं। तो इसको इलेक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं चुनाव, ठीक है। तो वो जो है अपने इन इलेक्शंस में जो वोटर्स हैं, जो वोट करने वाले हैं, यानी कि जो मतदाता हैं, वो अपनी वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो उनको इतनी शक्ति मिली होती है इसमें, लोकतंत्र में, कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके लिए कानून बनाएंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वो ये भी चूज़ कर सकते हैं, ये भी अपना पसंद कर सकते हैं कि उनके लिए सरकार बनाने का काम कौन करेगा, डिसीजंस कौन लेगा। They can choose the party whose policies will guide the government and law making. हम उस राजनीतिक दल को चुनते हैं जो हमारे लिए, हमारे देश में रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा और हमारी सरकार को अच्छे से चलाने का काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। कैसे पता चलेगा कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं, वो लोकतांत्रिक हैं। मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज़ें होनी चाहिए चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, जो है कि जितने भी दल हैं और जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट कौन होते हैं? वो प्रत्याशी जो चुनाव में खड़े हैं, जिनके लिए हम वोट डालने जा रहे हैं, उनको कैंडिडेट कहते हैं, ठीक है। तो वो सारे फ्री हों, यानी मुक्त रूप से, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, और ना ही वोट डालने वाले जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जैसे कि हम लोग सभी वोट करते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं। हमारे देश में ये एज जो है कौन सी कंडक्ट की गई है? 18 ईयर्स। तो 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, सबको अपनी मर्जी से जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में एक स्पष्ट और निर्धारित चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है। और ये एक फिक्स टाइम पीरियड इसके लिए रखा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 साल ये टाइम पीरियड रखा गया है, ठीक है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। समय समय पर इनके कंपटीशन जो है वो होते रहते हैं, मुकाबला, चुनावी मुकाबला इनका चलता रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज नो व्हाट इफ दे रेज इशू दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। लोगों को पता है, अब जो लोग चुने जाते हैं, जिन्हें हम वोट डालते हैं, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है, इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली, जो सबसे आगे, वही जीते। तो इस सिस्टम में हम जिसको सबसे आगे रखते हैं, उन्हें पता है, वो ऐसे ऐसे इश्यूज़ को उठाते हैं, लोगों की ऐसी ऐसी समस्याओं का हल निकालते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में हमें वोट नहीं मिलेगी। ऑन द
country, if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, अगर वो लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं इलेक्शन जीतने के बाद, तो उन्हें अगली बार इलेक्शन में जीतने का कोई हक नहीं होता और वो उसकी उम्मीद रखते भी नहीं हैं। उन्हें पता है कि अगर वो इस बार लोगों की समस्याओं का हल नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट नहीं मिलेगी। If a political party is motivated only by the desire to be power, despite that it will be forced to serve the people. ठीक है, तो ये सिस्टम है कि अगर पार्टी में आते ही, पावर में आते ही कोई जो पार्टी है वो कह रही है कि बस हमें तो सिर्फ क्या करना था कि सत्ता में आना था, शक्ति हाथ में लेनी थी, हमें लोगों के लिए कुछ नहीं करना, तो ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं चलता। अगर रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, रेगुलर जो चुनाव है वो हो रहे हैं, तो उन लोगों को जो है अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स, जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अपनी पार्टी के रखे थे वो पूरे करने पड़ेंगे, अदरवाइज लोग उन्हें नेक्स्ट टाइम जो है वो वोट नहीं देंगे। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? इलेक्शंस का हमारा क्या सिस्टम है भाई? इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया इन लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर 5 साल बाद जो है चुनाव, हमारे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो हर 5 साल बाद होते हैं। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? अब ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है एक, कि ये जो इतना मुकाबला चलता है, आपको पता है चुनाव, इलेक्शन कैंपेन जब होते हैं, चुनावों के बारे में जब जो ये एक हवा चलती है कि चुनावों में सबको अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए, सबको समर्थन चाहिए, हर पार्टी चाहती है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन अरेंज करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स हमें लोगों की मिले। तो ये जो मुकाबला होता है, इसमें कई बार हमने देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा भी हो जाता है। ठीक है, हमारे देश की अगर हम भारत की ही बात ले लें तो हर बार चुनाव में कहीं ना कहीं दंगे फसाद की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। सो इज इट गुड और नॉट? इलेक्शंस आर all about political competition. This competition takes various form at the constituency level. It takes the form of competition among several candidates. Here are few reasons that supports political competition as being good for people. अब देखो, कंपटीशन तो होता है, मुकाबला तो होता है, जब अलग अलग हमारी संवैधानिक जो एक चुनाव करने के लिए जो चुनावी क्षेत्र बनाए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, तो एक से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पर खड़े होते हैं। ऑब्वियसली खड़े होंगे ही, क्योंकि हमारे देश में ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम जितने मर्जी राजनीतिक दल बना सकते हैं, तो अब मुकाबला भी उनमें होगा ही। ठीक है, तो उसके लिए अब कौन कौन से रूल्स हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन इलेक्शन हेल्ड इन और कॉन्स्टिट्यूंसी एट सेम टाइम इधर ऑन द सेम डे और विद अ फ्यू डेज इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शंस। हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं इसे कहते हैं आम चुनाव, जो हर 5 साल बाद एक ही समय पर, कई बार तो एक ही दिन, कई स्टेट्स में जो है वो वोटिंग होती है और 2-3 दिनों का फर्क भी इसमें हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। समटाइम इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें 5 साल से पहले भी बीच में किसी चुनावी क्षेत्र के लिए, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चुनाव करवाने पड़ जाते हैं, तो उसे, क्योंकि उसका कारण क्या होता है, या तो उस जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ का, उसकी डेथ हो गई है या उसने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बाई इलेक्शन। बीच में ही जब हमें इलेक्शंस करवाने पड़ जाएं, उपचुनाव कहते हैं उसको। ठीक है, बाई इलेक्शंस। अब है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है बेटा? चुनावी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि हमारे देश को, अब इतना बड़ा देश है, तो इतने बड़े वाइडर पॉपुलेशन वाली कंट्री को एक साथ चुनाव नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, सबके लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती। दैट्स वाई इसके लिए हमने क्या रखा हुआ है? प्रतिनिधियात्मक चुनाव प्रणाली, यानी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। यहाँ जो है एक चुनावी क्षेत्र में बांट दिया जाता है, जैसे कि हमारे देश को, भारत को लोकसभा चुनाव के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 543 जो है चुनावी क्षेत्र बनाए गए हैं, जहाँ से अलग अलग प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और लोकसभा में बैठते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, इसको कहते हैं चुनावी क्षेत्र। द वोटर्स हु लिव इन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। तो अब ये जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई है, एक चुनावी क्षेत्र बना दिया गया है, वहाँ से एक मेंबर चुन के आएगा।
For Lok Sabha elections, India is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituencies is called a member of parliament. तो हर चुनावी क्षेत्र से जो एक बंदा चुना जाता है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है, उसको कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में इसको कहते हैं सांसद, यानी संसद का सदस्य। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको संख्या भी दिखाई गई है कि लोकसभा में जो टोटल जो सीट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कितने हो सकते हैं? 552, 552। ठीक है, 530 जो है वो स्टेट से चुनकर जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बना रखी हैं। 13 जो मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज, यूटी लिखा हुआ है देखो, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ से चुन के जाएंगे। ठीक है, 2 जो मेंबर हैं उनको नॉमिनेट करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, नॉमिनेट करते हैं उनको। और जो 7 जो सीट्स हैं वो अभी वैकेंट हैं, वो स्पेशल उनको भी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अक्सर नॉमिनेट कर देते हैं। एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं एक तो, कि बाहर के समुदाय के जो लोग हमारे यहाँ पर आके बसे हुए हैं, तो उनको भी तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना, तो उसके लिए उन मेंबर्स को जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो नॉमिनेट करते हैं। उनके लिए इलेक्शन नहीं होती। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो जो इलेक्शन है वो सिर्फ 543 मेंबर्स के लिए होते हैं, जो हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग उसके लिए संवैधानिक चुनावी क्षेत्र बना दिए जाते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। हर स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी जितने राज्य हैं, प्रेजेंट में हमारे 28 राज्य हैं, तो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको चुनावी क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ से ज़्यादा मेंबर चुन के जाते हैं। और जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि केरल है, गोवा है, और ये हमारा उत्तराखंड हो गया, तो इनसे जो है कम मेंबर चुन के आते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशंस वहाँ के मेंबर्स जो है वो बांट दिए जाते हैं। ठीक है, इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन MLA। आपने सुना होगा MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधान परिषद का सदस्य। ठीक है, वो हर राज्य की अलग अलग विधानसभा होती है, जैसे हरियाणा विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, और कहीं कहीं इस विधानसभा के 2-2 ग्रुप भी बना दिए जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो है हमारे, जो पंचायत है, गाँव में हमारा कौन सा सिस्टम चलता है? पंचायती राज चलता है, वो भी हम सारा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये यहाँ पे आपको दोबारा बताया जा रहा है कि पंचायत के लिए भी इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यानी कि नगरों के लिए नगर पालिका, म्यूनसिपल इलेक्शन मीन्स नगर पालिका के इलेक्शन, नगर पालिका के चुनाव और पंचायत के चुनाव, तो इसको सेवरल वार्ड्स में जो है डिवाइड कर दिया जाता है। नगरों को अलग अलग वार्ड्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। और समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर counted as seats for each constituent represent one seat in the assembly। तो ये जो अलग अलग सीट्स हैं, ठीक है, अब इसमें जो है रिजर्वेशन भी चलता है इन सीट्स में। आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि आरक्षण मिला है, जो SC कास्ट है, जो BC कास्ट है, उनको आरक्षण मिलता है। महिलाओं के लिए सीटें जो हैं आरक्षित की जाती हैं, तो वो सारा रिजर्वेशन सिस्टम है, उसको कहते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी ऐसे चुनाव क्षेत्र जो ऑलरेडी रिजर्व है। ठीक है, ऑलरेडी उनको आरक्षण मिला हुआ है। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो जो SC और ST कास्ट है, उस स्पेशल जो है उनसे उनको उसके लिए उसको जो है रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची, जो मत डालने वाले लोग हैं, जो वोट डालने वाले लोग हैं, उनकी सूची भी तो तैयार करनी होती है। द लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर वोट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर इलेक्शन। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, चुनाव आयोग, सबसे बड़ा जो हमारे चुनाव करवाने वाला एक संस्था है हमारे देश की, इसको कहते हैं चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। वही सारे सिस्टम्स करता है, वही कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखता है, वोटर लिस्ट को देखता है, तो वो मतदाता सूची सबसे पहले बनाएगा। द इंडिया ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड अबव हैज़ द राइट टू वोट। हमारे देश में 18 साल के सभी व्यक्तियों को, सभी महिलाओं और पुरुषों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनको वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। रिगार्डलेस ऑफिस ऑफ हर कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, उनको जो है वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। और ये किसने दिया है? हमारे इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, हमारे चुनाव आयोग ने।
नेक्स्ट है आपका नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। एनीवन हु कैन बी वोटर कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। अब जो वोटर्स हैं, जो मत डालने वाले लोग हैं, जो वोट डाल रहे हैं, उनमें से कोई एक जो है कैंडिडेट भी बन सकता है। ये हमारे अधिकार हैं कि हम में से कोई भी एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए कोई छोटा सा एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्म फिल करना होता है और चुनाव आयोग की परमिशन, जब हमारा नाम वहाँ पर जो है जाएगा, आगे रजिस्टर्ड होगा, तो हम ये कर सकते हैं। हाउएवर मिनिमम एज ऑफ इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट, द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स। यानी किसी भी चुनाव में खड़े होने के लिए, चाहे वो पंचायत का चुनाव है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का है, तो उसके लिए हमें अगर एज अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, हमें प्रत्याशी बनकर खड़े होना है कि हमारे लिए कोई वोट करे, तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। और वोट करने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल। ठीक है, उसके बाद है भाई आपके इलेक्शन कैंपिंग, यानी चुनाव प्रसार। आपने देखा होगा गाड़ियों में भर भर के, मोटरसाइकिल्स पे, और यहाँ तो गाँव में तो देखो ट्रॉलियाँ भर भर के कैसे लोग चुनाव का प्रसार करने आते हैं कि भाई इस पार्टी को वोट दो, इस कैंडिडेट को वोट दो, वो सब आपने देखा हुआ है। तो उसे कहते हैं चुनाव प्रसार, इलेक्शन कैंपिंग। ठीक है, द कैंपिंग टेक प्लेस फॉर अ 2-week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट्स ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। तो जब 2 हफ्ते रह जाते हैं पोलिंग होने में, वोट्स डलने में, तब आपको टाइम मिलता है कि आप अपना चुनाव प्रसार करो। जितना प्रसार आप कर सकते हो, जितनी वोटें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ले सकते हो, वो आप करो। ठीक है, उसके बाद होती है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब लास्ट जो प्रोसीजर है चुनाव का, वो है कि अब भाई वोट डलेंगी और उसके बाद उनकी काउंटिंग होगी और रिजल्ट आएंगे। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। ठीक है, तो फाइनल आपका होता है कि जब ये चुनाव का जो सारा सिस्टम आपको बताया है, ये कब खत्म होता है, चुनावी राजनीति कब खत्म होती है? फाइनली जब लोग वोट डाल देते हैं। ठीक है, और उसकी काउंटिंग वगैरह होती है, फिर उसके रिजल्ट आते हैं। और जैसे कि ये सारा प्रोसेस आपने अपने गांव में भी देखा है, आप गांव में रहते हो, अगर आप नगर में रह रहे हो तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आपने अपने वहाँ पे भी देखा होगा कि ये सिस्टम सारा कैसे चलता है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल योर चैप्टर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।